हेलो इंटरनेट। एक मराठी फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई है पिछले हफ्ते जो दर्शकों के दिलों पे राज कर रही है, सेंचुरीज बना रही है, चौके छक्के मार रही है और इस फिल्म का नाम है तेंडुल्या। एंड व्हाट अ नॉस्टैल्जिया ट्रिप दिस फिल्म वाज, क्योंकि ये फिल्म है सेट इन 90s और ये फिल्म है सचिन तेंदुलकर के बारे में, क्रिकेट के बारे में। तो सारी जो मेरी बचपन की मेमोरीज थी वो सारी रिफ्रेश हो गई। एंड व्हाट अ राइड मैन, इट इज़ अ फिल्म जो बहुत बार देखी जाएगी OTT पे, इसे बहुत रीवॉच वैल्यू मिलेगी और ये फिल्म मैंने थरोली एंजॉय की। और जो नॉन मराठी लिसनर्स और व्यूअर्स है इस चैनल के, उनको मैं बता दूं कि जब भी ये फिल्म आए OTT पे प्लीज ये फिल्म देखिएगा, क्योंकि ये लाइक एक टाइम कैप्सूल है उस वक्त का जब तेंदुलकर का जो फेम था वो अपनी चरम सीमा पर था। और जो कुछ आपने जिया होगा 90s में, वो हर चीज की झलक हमको देखने को मिलती है इस फिल्म में। तो डिटेल में बात करेंगे तेंदुल्या के बारे में आफ्टर दिस इंट्रो। सुनते रहिए आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। जैसे कि मैंने बताया, तेंदुल्या सेट है 97-98 ईयर में और उस वक्त पर कलर टेलीविजन या टेलीविजन इन जनरल एक बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। सिर्फ अमीर लोगों के घर पे या जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों के घर पे टीवी देखने को मिलता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। कलर टीवी तो बिल्कुल ही नॉवेल्टी और लग्जरी थी, सिर्फ बड़े लोगों के पास हुआ करता था उस समय में। तो ये कहानी है उस वक्त की जहाँ पे एक वड़ाप ड्राइवर है। वड़ाप इज बेसिकली जो आज हम ट्रैक्स जिसे बोलते हैं, टेम्पो ट्रैवलर जो गाड़ी होती है टेम्पो ट्रैक्स, उसका एक वर्जन हुआ करता था कमांडर करके, उसे वड़ाप ड्राइवर बोला करते थे। तो एक वड़ाप ड्राइवर है गजा नाम का, जो तेंदुलकर का बहुत ही बड़ा फैन है। लाइक इतना बड़ा फैन कि वो उसके कस्टमर्स छोड़ के हाइलाइट्स देखने बैठता है, क्योंकि उस दुकान में एक कलर टीवी है, टीवी का शोरूम है उसके गांव में इस्लामपुर में, जहां पे कलर टीवीज होते हैं। वहां पे जाके वो हाइलाइट्स देखता है सचिन के इनिंग्स के, वो इतना बड़ा फैन है। तो एक दिन होता ये है कि इंडिया का मैच हो रहा होता है और वो कल्चरल ज़ाइटगाइस्ट जिस तरह से कैप्चर किया है इस फिल्म ने, इट इज़ सो अमेजिंग। क्योंकि ऐसा ही हुआ करता था हमारे बचपन में कि जब मैच शुरू होती थी सब लोग अपने काम धंधे सब कुछ छोड़कर, सब निपटाकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो इस फिल्म में शुरुआत में ये होता है कि एक इम्पॉर्टेंट मैच हो रहा है इंडिया का और सचिन की इनिंग्स देखने के लिए सारे ही लोग जो है भाग दौड़ कर रहे हैं और हमारा हीरो भी जो है उसे भी सचिन की इनिंग्स देखनी है और वो हर जगह पर जाके टीवी देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके घर पे तो टीवी है नहीं। तो गांव में हर किसी के पास, जिसके पास टीवी है, वहां पे जाके गजा जो है टीवी देखने की कोशिश करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसे कहीं पे भी बैठने को जगह नहीं मिलती और उसके दोस्तों का भी एक रूम होता है जहां पे वो लोग ऑलरेडी बैठ के मैच देख रहे हैं, लेकिन दे डोंट अलाउ हिम एक्सेस। और इससे गजा जो है ये चीज एकदम दिल पे ले लेता है, अपने ईगो पे ले लेता है एंड ही डिसाइड्स कि अगला इंडिया पाकिस्तान मैच जो होगा वो तो मैं खुद के टीवी पे देखूंगा, अपने घर पे, वो भी कलर टीवी पे। लेकिन द कैच इज कलर टीवी आता है 17,500 रुपए का। आप सोचिए 1997-98 में 17,500 कितना बड़ा अमाउंट हुआ करता था। बट गजा बीइंग स्टबन, ही डिसाइड्स कि किसी भी कीमत पर अब तो मुझे कलर टीवी खरीदना है। मीनवाइल एक दूसरा भी सब प्लॉट चल रहा है जिसमें एक्चुअली तेंदुल्या नाम का एक लड़का है। उसका नाम तेंदुल्या नहीं है बट बिकॉज ही इज अ बैट्समैन, और उस टाइम पर हर कोई बैट्समैन जो था ही यूज्ड टू एस्पायर टू बिकम सचिन तेंदुलकर, उसको सब लोग तेंदुल्या कहते हैं। उसे नशा चढ़ा है MRF की बैट खरीदने का, क्योंकि उसे लगता है कि चौके छक्के तो सिर्फ MRF की बैट से लगा करते हैं। और ये चीज मुझे भी लगा करती थी। ये तो मैं तो बड़ा ही शेमलेसली ये चीज बोल सकता हूँ कि जब तक मैंने सुशांत सिंह की MS धोनी नहीं देखी थी तब तक मुझे पता ही नहीं था कि MRF का सिर्फ स्टिकर लगा हुआ होता है, वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप है। हमें तो बचपन में बिल्कुल लगा करता था कि MRF बैट्स भी बनाता है। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि ये कितना अजीब कॉम्बिनेशन है कि एक कंपनी जो है वो टायर्स भी बना रही है और बल्ले भी बना रही है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती थी और मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ बड़ा होने के बाद, जब मुझे पता चला कि वो स्टिकर जो है सिर्फ स्पॉन्सरशिप का हुआ करता था, MRF का और बल्ले बनाने वाली फैक्ट्री का एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। तो तेंदुल्या जो है उसका सपना ये है कि वो एक बैट खरीदना चाहता है MRF का, जिससे फिर चौके छक्के लगेंगे और वो उस एम्बैरेसमेंट से बच जाएगा जो हर बार उसके साथ हो रही है, क्योंकि उसके अगेंस्ट
अगेंस्ट की जो टीम है वो भाई साहब दरिंदे है एक नंबर के। उनकी टीम में एक बॉलर है जिसका नाम है इंजन, क्योंकि वो इंजन की तरह फास्ट दौड़ता है और भाई साहब क्या गेंदबाजी करता है वो लड़का। वो बता के बॉल करता है, वो बता के आउट करता है कि भाई अगली गेंद पे जो है आप अपने स्टंप्स जो है समेट लो, और वो आउट करता है बाकायदा बताकर। और आउट करने के बाद वो बोलता है कि तीसरी बार मैंने जो है बोल के आउट किया है तुमको। और उसकी टीम के सारे ही प्लेयर्स जो है बड़े अतरंगी, और इस तरह के प्लेयर्स तो हर टीम में होते थे। मतलब ये जो निकनेम्स हुआ करते थे जॉन टी वगैरह, ये सारे तो हमारे बचपन में भी हुआ करते थे। उनमें फिर एक वो मंत्र मारने वाला एक लड़का भी है उनकी टीम में, ये भी हमारे यहाँ भी हुआ करता था। कहानी थोड़ी अलग हुआ करती थी। यहाँ पे ऐसा है कि वो लड़का जो है उससे जो वो डायलॉग है वो मार के वो डिस्ट्रैक्ट करता है। जो टीम बैटिंग कर रही होती है उनको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है बेसिकली। और एक्चुअली ये इट वर्क्स, क्योंकि हमारा ध्यान जो है भटक जाता था। ऐसा कोई करने लग जाए आपके सामने, मिट्टी विट्टी उछाल दे, मंत्र वंत्र मार दे, भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। कॉन्फिडेंस गिर जाता है इंसान का कि ये कर क्या रहा है, और अपने आप कोई ना कोई गलती हो जाती है और आदमी विकेट दे देता है उस समय पे। तो इस तरह का एक लड़का इनकी भी टीम में, कि जैसे ही आप बैटिंग करने जाओ वो सामने से कुछ मंत्र मारने लग जाता है और उसकी वजह से विकेट गिर जाती है। हमारी टीम में जो है हमारी कॉलोनी में एक्चुअली हम जब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, एक लड़का, वी वर बेसिकली द जूनियर्स, एंड उस टाइम पे जो है सहारा स्पॉन्सर किया करता था इंडिया का जो जर्सी है उसको। तो जो बड़े लड़के जो टीम खेला करती थी हमारी कॉलोनी की, दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्फ टीम सहारा, और उन्होंने बाकायदा जर्सी वगैरह बनाया था। वो लोग कॉन्ट्री वगैरह करके मैचेस लगाते थे और जर्सी वगैरह प्रॉपर सबके नाम के साथ। हम लोग बेचारे 10-10 रुपए के मैचेस लगाते थे। हमारे पास नो जर्सी नो इंटेग्रिटी, तो हम लोग बेचारे खुद को टीम सहारा भी बोलते थे बिकॉज ओरिजिनल सहारा का कॉपीराइट जो है उन्होंने ले रखा था। तो हम अभी यूज्ड टू बी टीम सहारा भी। और जब भी हम लोग फिर बड़े और छोटे सब लोग जब मिलके कॉलोनी में हमारे खेला करते थे, तो जो लड़का था बड़ा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम भी पवन था। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कि वो हमारा बैट लिया करता था और उस बैट के ऊपर मिट्टी गिरा के वो कुछ छू छा मंत्र वंत्र मारा करता था। एंड यूज टू से कि अब तू जा बैटिंग करने को, अब देख क्या चौके छक्के लगते। और माँ कसम में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने जब जब मेरे बैट के साथ ये किया है तब तब मैंने बहुत अच्छे रन्स बनाए थे। तो कुछ तो हुआ करता था कॉन्फिडेंस के साथ, कि कोई अगर आपको इतने कॉन्फिडेंस से एक चीज़ देता है कि भाई ये ले, अब ये जादू ही बन गई ये चीज़, तो आपकी साइकी पे वो चीज़ इफ़ेक्ट तो करती है। तो तेंदुलिया को जो है एक बैट चाहिए एमआरएफ का, जिसके बाद वो मैच जीत सके। और इन दोनों तेंदुलकर फैंस की ये कहानी है फिल्म तेंदुलिया। तेंदुलिया इज़ अबाउट एस्पिरेशंस, तेंदुलिया इज़ अबाउट करेज, तेंदुलिया इज अबाउट अचीविंग योर ड्रीम्स। क्योंकि हमने हर किसी ने लाइफ में कुछ ना कुछ तो सपना देखा होगा, इसीलिए फिल्म सिर्फ क्रिकेट के बारे में सीमित ना होते हुए थोड़ी बड़ी बात कहने की कोशिश करती है। क्योंकि एक तरफ तेंदुलिया का कैरेक्टर है जो सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता है, वो तेंदुलकर बनना चाहता है। दूसरी तरफ गजा का कैरेक्टर है जो उसकी कहानी भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, लेकिन इट इज़ मोर देन दैट। इट इज़ मोर अबाउट हिज ड्रीम्स, इट इज़ मोर अबाउट हिज एस्पिरेशंस, इट इज़ मोर अबाउट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो कोई चीज़ अचीव करना चाहता है और वो चीज़ पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इन दोनों लोगों को ये ताकत देता है सचिन तेंदुलकर ये नाम, वो 10 नंबर की जर्सी, वो 5 फुट समथिंग इंच का लड़का जिसने इतिहास रच दिया जाके। और तेंदुलकर ये नाम जो है इट मीन्स सो मच टू एवरी इंडियंस, स्पेशली दोज किड्स who were born and brought up in the 90s। और उस वक्त का जो कल्चरल फिनोमिनन इस फिल्म ने कैप्चर किया है, जो प्रोडक्ट्स फिल्म में दिखाए जाए, जैसे वो कोलगेट का जो दंत मंजन हुआ करता था, या उस वक्त के जो टेलीविज़न शोज़ जो इस फिल्म में दिखाए हैं, उनके इंट्रोज जब आते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं पुराने, अलिफ लैला का इंट्रो हमें सुनने को मिलता है, या एक कोई पॉपुलर ऐड था जो बहुत ही शुरुआत में आता है, तो वो चीज़ें इट वॉज अ नॉस्टैल्जिया ट्रिप। और ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आया। पता नहीं ये दोनों में से किसका आइडिया था, सचिन यादव और नचिकेत वाइकर का,
कि फिल्म को 90s में सेट करना है, क्योंकि फिल्म के पास बजट तो है नहीं। मतलब फिल्म की मेकिंग जो है दैट्स डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। उसके बारे में शायद मैं पॉडकास्ट के एंड में बात करूंगा, क्योंकि मेकर्स भी फिल्म की मेकिंग के बारे में बात नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल हमारी फिल्म को उसके मेरिट पे जज कीजिए, और आपको अच्छी लगे ट्रेलर तो आप जाके फिल्म देखिए और फिर उसके बारे में बात कीजिए। इसके लिए फिल्म मत देखिए कि हमने बहुत गरीबी में फिल्म बनाई है, हमने बहुत मेहनत की है। ये उनका आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत सुनने को मिल रही है कि हमने बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई है, हमने कर्जा लेके फिल्म बनाई है, हमारी फिल्म को स्क्रीन्स नहीं मिल रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स तेंडुलकर के साथ भी हुई है, और इतनी बुरी चीज़ें हुई है विच यू कांट इवन इमेजिन। और आप अगर एक बडिंग फिल्म मेकर है, एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, तो आप तो ये सुन के शायद डिमोरलाइज हो जाएंगे कि भाई साहब नहीं बनानी मुझे फिल्म। लेकिन तेंडुलकर ये नाम इतना इम्पॉर्टेंट है कि इतने सालों तक, जब ये फिल्म आई थिंक 2017 में इन्होंने बनानी शुरू की थी, उसके बाद से ये लोग 2023 तक लगे रहे और इन्होंने ये फिल्म रिलीज़ की। और जब ये रिलीज़ हुई है फाइनली, दे हैव रियलाइज देयर ड्रीम। और अब हम देख सकते हैं कि तेंदुलकर नाम ने क्या इफ़ेक्ट किया होगा एक जनरेशन पर, जहाँ पे एक फिल्म मेकर जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है फिल्म मेकर का, जो एक्चुअली एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, वो तेंदुलकर के प्यार में एक कहानी लिखता है, एक फिल्म बनाने को निकलता है, जिसके चक्कर में वो अपना घर बार सारा पैसा सब कुछ बेच देता है। एंड ही कीप्स एट इट। वो लोन लेता रहता है, वो खुद के खेत में काम करता है, वो माल में बेच के शहर में वो माल बेचता है। जब बाढ़ आ जाती है, उसकी खुद की खेती बह जाती है, वो दूसरों के खेत में काम करना शुरू करता है, वो माल बनाकर बेचता है। जो फिल्म के सारे आर्टिस्ट हैं, जो बच्चे हैं, वो आके उनकी हेल्प करने लगते हैं खेती के काम में, और उससे पैसे जोड़कर वो जब भी उनको वक्त मिले फिल्म शूट करते रहते हैं। और अल्टीमेटली जब उनकी फिल्म कंप्लीट हो जाती है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है और 2-3 साल तक दे कांट डू एनीथिंग। देयर हैंड्स आर टाइड। उनके सर पर 1,70,00,000 का लोन है। जस्ट इमेजिन, जस्ट पुट योर सेल्फ इन देयर शूज और सोचिए क्या लगता होगा उनको। बट द वर्ड तेंदुलकर, इट इज़ सो पावरफुल दैट इट केप्ट देम गोइंग। और फाइनली उन्होंने अपनी फिल्म जो है रिलीज़ कर दी है, और क्या फिल्म बनाई है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, तेंदुलकर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये फिल्म 90s में सेट है, और ये फिल्म क्रिकेट के नॉस्टैल्जिया के बारे में है कि कैसे एक नाम ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया था। और ये देखते वक्त कमाल का मज़ा आता है, क्योंकि ये इतनी रिलेटेबल फिल्म है। क्योंकि हमने भी ऐसे ही 10-10 रुपये पर मैचेस लगाए हैं। हम बॉल ख़रीदने के लिए भी हम बेसिकली कॉन्ट्री किया करते थे। जब हमारी बहुत ही बड़ी मैच हो तो हम टेनिस का बॉल खरीदते थे, जो 30 रुपये का आया करता था उस वक्त, और उसके लिए तो 5-5 रुपये हम लोग पर हेड जमा किया करते थे। कुछ लोग थे हरामखोर जो कभी कॉन्ट्री देते ही नहीं थे, जो 12 ही महीने रो रहे हैं कि पैसे ही नहीं है। और उसके बाद ये बल्ला खरीदने वाला, बैट खरीदने वाला भी जो सीन है, ये रेगुलरली हुआ करता था। किसी एक के पास बैट हुआ करता था और उसको जबरन जो है टीम में लेना पड़ता था, उसको बैटिंग भी देनी पड़ती थी। और कई बार वो बंदा अपनी बैट लेकर निकल जाता था उसकी बैटिंग होने के बाद, क्योंकि वो बहुत जल्दी आउट हो गए। ऐसे ही एक कैरेक्टर तेंदुलकर में भी है, जिसको टीम में लिया इसीलिए है क्योंकि उसके पास बैट है। तो ये इतनी रिलेटेबल चीज़ें हैं और इतने ऑथेंटिक तरीके से आती है सब कुछ। कोई भी चीज़ जस्ट एक नॉस्टैल्जिया बेट करके नहीं घुसाई है स्टोरी के अंदर। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इस फिल्म की, क्योंकि जो कुछ होता है बहुत ही ऑर्गेनिक है और ऐसा लगता है हम अपना बचपन ही जी रहे हैं इसको देखकर। इस फिल्म को, जो आयोवा की टीवीज़ हुआ करते थे, मेरे मामा के पास सेम टीवी था जो मैंने ही खरीदवा के दिया था उनको, बिकॉज मुझे थोड़ा टेक का नॉलेज हुआ करता था। तो जब मामा को कलर टीवी लेना था मेरे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सा टीवी लेना चाहिए, ना आई टोल्ड देम कि आयोवा बहुत चल रहा है आजकल। तो उन्होंने वो सेम आयोवा का टीवी लिया था और मुझे इतनी खुशी हुई फिल्म में वो टीवी देखते हुए कि यार इस टीवी पे तो हम जिए हैं, हमारा बचपन ये टीवी देखते हुए, क्योंकि उस टीवी पे बहुत सारी हमने फिल्में, मैचेस वगैरह देखी है। और भी सारी जितनी भी चीज़ें आती है फिल्म में, वो इतने बढ़िया तरीके से, इतने लेजेंड तरीके से आती है कि दिल खुश हो जाता है, आपका मन भर जाएगा इस फिल्म को देख के
कि टॉस करने के लिए जैसे वो गीली या सूखी किया करते थे, क्योंकि कॉइन तो हुआ करता नहीं था हम लोगों के पास। तो जो भी चीज़ मिल जाए एक तरफ से उसके ऊपर थूक दो, दूसरी तरफ से उसको सूखा रखो, उससे हम टॉस किया करते थे। या बैटिंग के लिए भी वो बैट आड़ी डालकर उस पर मिट्टी से निशान बनाए जाते थे मिट्टी के ऊपर, और उससे डिसाइड हुआ करता था कि पहले बैटिंग कौन करेगा। या जब मैचेस भी होते थे उस वक्त वो अंपायर वाला वो जो दिखाया है ना फिल्म में, वो तो इतना कमाल का है। और वो कैरेक्टर भी, वो जो लड़का है जो ऑपोजिशन टीम से अंपायरिंग करता है, वो तो बहुत ही बढ़िया लड़का था वो। और उसकी अंपायरिंग स्किल्स भी जो थी, वो जो मॉक करने की जो खुजली होती है सामने वाली टीम को, वो मुझे बहुत मज़ेदार लगी। कमेंट्री वाला एक एंगल है वो आई थॉट कि फिल्म ने थोड़ा मिस कर दिया है कि कमेंटेटर्स हमको देखने को नहीं मिलते इस फिल्म के अंदर। हमारे यहाँ पे बाकायदा वो कमेंट सुनने वाले सोच रहे हो कि ये अपनी ही बताने को बैठ गया है। हमारे यहाँ पे बाकायदा एक टेबल लगा करता था जिसके ऊपर 2 कमेंटेटर्स बैठा करते थे। वो मोस्टली वो पवन ही हुआ करता था, जो बड़ा वाला है सहारा ए टीम का जो हुआ करता था, वही बैठते थे कमेंट्री करने को। और वो मस्त स्टैटिस्टिक्स भी देते थे कि ये पिछली 4 मैचों से अच्छे फॉर्म में है, या ये डक पे आउट हो रहे हैं, या ये बहुत तेज़ गेंदबाजी करते हैं। या वो जो स्कोर कार्ड जो दिखाया है फिल्म के अंदर कि एक नोटबुक के ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, और उस नंबर को या तो कट करना होता है या सर्कल करना होता है। उससे हम हिसाब रखते हैं कि किसके कितने रन हो गए या टीम के कितने रन हो गए। तो वो भी चला करता था हमारे यहाँ पे कि कौन सा बैट्समैन आया है और किसके कितने रन बने हैं। और कुछ लड़के जो थे हमारे यहाँ पे जानबूझ के फिर जो लड़का स्कोर का ध्यान रख रहा था, आउट होने के बाद उसको जाके बोलते थे कि ये 6 रन ऐड करना इसके अंदर, सो दैट उसकी 50 हो जाए। और फिर आउट होने के 15 मिनट बाद वो डिक्लेयर करते थे कि भाई पवन सर की जो है 50 हो गई थी, गिनने वाले ने गलती कर दी थी। और फिर पीछे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वो बेचारा जो बैटिंग कर रहा है वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि बहन जो हो क्या रहा है इधर पवेलियन में मेरे पीछे। और वहाँ पे लोग नाच रहे हैं, सर पे लेके घूम रहे हैं उसको कि उसके 50 रन हुए हैं, और हुए भी नहीं होते थे उसके 50 रन। वो तो भाई फुल ऑन फेंक रहा है वो, क्योंकि कैमरा वैमरा नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। कौन गिन रहा है कितने हुए थे कितने नहीं। 43 पे आउट हो जाता था, फिर बोलता था कि गिनने वाले ने गलती कर दी 7 रन की, मेरी तो 50 कंप्लीट हो गई थी। और फिर वो ये ऐसे बोगस स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड्स बनाया करते थे हमारे यहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आता था। ये सारी चीज़ें जो है तेंडुलिया में भी होती है। और मीनवाइल गजा जो है स्ट्रगल कर रहा है अपना टीवी खरीदने के लिए, क्योंकि बेचारा इतना लो इनकम ग्रुप से आता है और ऐसे प्रोफेशन से आता है कि जहाँ से उसे 17,500 रुपये उसको कमाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो वो क्या क्या चीज़ें करता है, कैसे कैसे तिकड़म लगाता है वो और उसके दोस्त भी। ये फिल्म उसके बारे में, ये फिल्म फ्रेंडशिप के बारे में है, ये फिल्म स्ट्रगल्स के बारे में है। फिल्म की जो कास्ट है वो पूरी तरह से अननोन है, और ऐसी फिल्मों में ये चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करती है, क्योंकि फिर हम उन कैरेक्टर्स को एज एक्टर्स नहीं देखते। हम गजा को गजा की तरह ही देखते हैं, हम तेंडुलिया को तेंडुलिया की तरह ही देखते हैं। एक्चुअली इस फिल्म में संभाजी तांगड़े अगर छोड़ दे, जिन्होंने शेषन्ना का रोल किया है, जो बेसिकली सैराट वगैरह फिल्मों में काम कर चुके हैं, ही इज़ अ रिकग्नाइजेबल फेस, उनको अगर छोड़ दे तो आई थिंक कोई भी रिकग्नाइजेबल फेस है ही नहीं इस फिल्म के अंदर। इसलिए इस फिल्म की जो लैंग्वेज है या जो भी चेहरे, जो कैरेक्टर्स है, वो बहुत ही नेचुरल लगते हैं देखते हुए। और ये उस तरह की ग्रामीण फिल्म नहीं है जिसमें एक कैरेक्टर मी को म्या बोल देता है और फिर उसे लगता है कि भाई मैं तो एकदम ही मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ, एकदम गाँव वाला स्लैंग, गाँव की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से इस्लामपुर की लैंग्वेज बोल रहे हैं, जहाँ से ये आए हैं सांगली एरिया में, वहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हैं। और वेरी प्राउडली कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि हम प्रमाण भाषा जिसे बोलते हैं, पुणे में ये वर्ड बहुत फेमस है कि जो ग्रामेटिकली जो चीज़ें होती है या प्रोनाउंसिएशंस जो होते हैं वो बहुत ही ऑन पॉइंट होने चाहिए, वरना आप गलत तरीके की अशुद्ध भाषा बोल रहे हो। तो वो अशुद्ध भाषा में ही इन्होंने ये फिल्म बनाई है। नागराज मंजुळे मस्ट बी सो प्राउड अगर उन्होंने ये फिल्म देखी है, क्योंकि हिज होल आर्ग्यूमेंट हैज़ बिन के लैंग्वेज जो होती है वो कम्युनिकेट करने के लिए होती है, एक्सप्रेस करने के लिए होती है। तो हैट्स ऑफ टू द राइटर्स जिन्होंने बिल्कुल भी डायलॉग्स को ऑल्टर करने की कोशिश नहीं की है। आई थिंक उन्होंने डायलॉग्स
लाइक हार्ड बाउंड डायलॉग्स तो लिखे भी नहीं होंगे, क्योंकि जो जो कैरेक्टर्स बोल रहे हैं डायलॉग ये उनकी ही बोली लगती है, ये उनकी ही ज़ुबान लगती है। तो आई थिंक बस बुलेट पॉइंट्स दिए होंगे इन्होंने, या कुछ कीवर्ड्स है जो बोलने ही बोलने हैं, वही चीज़ें बताई होंगी क्रू को कि भाई ये वर्ड हिट कर देना बस बोलते हुए। बाकी तो सब ऐसा लगता है कि हम किसी की ज़िंदगी का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं बस। कहीं भी ये फिल्म फॉर्मुलिक नहीं होती है, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये तब होता है जब नॉन फिल्म मेकर्स फिल्में बनाते हैं, क्योंकि जब एक मंझा हुआ फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तब वो ना चाहते हुए भी अपने आप को एक बॉक्स के अंदर बिठा लेता है, क्योंकि उसे पता होता है फिल्म का स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई 3 एक्ट्स होंगे, फिर फर्स्ट एक्ट ख़त्म होगा, सेकेंड एक्ट कैसे ख़त्म होगा, वहाँ से फिल्म थर्ड एक्ट में कैसे ट्रांजिशन करेगी। और ना चाहते हुए भी फिल्म जो है बहुत मैथमेटिकल, बहुत फॉर्मुलिक बन जाती है। बट बिकॉज सचिन यादव का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है फिल्म मेकिंग का, इसकी वजह से फिल्म जो है बहुत ही नेचुरल फ्लो है इसका। ऐसा लगता है कि हम असल ज़िंदगी ही देख रहे हैं किसी की। बट एट द सेम टाइम नचिकेत वाइकर जो फिल्म के को डायरेक्टर हैं, जो FTII से पढ़ चुके हैं, उनका हाथ इस फिल्म को लगा है। उन्होंने फिल्म को एडिट भी किया है और स्क्रीन प्ले राइटिंग में भी उनको क्रेडिट दिया गया है। सो टेक्निकली ये फिल्म जो है ये वीक नहीं है, ऑल्दो ये नॉन फिल्म मेकर्स ने बनाई है, बट ये फिल्म कहीं भी वीक नहीं है। और ये फिल्म देखते हुए ऐसा कभी नहीं लगता कि कहीं कॉर्नर्स कट किए जा रहे हैं, या इनके पास बजट नहीं है, या ये फिल्म गैप्स ले लेकर शूट की गई है। ये देखते हुए हमें कभी पता नहीं चलता अनलेस यू वॉच द बिहाइंड द सीन्स, या जो वो वीडियो है मेकिंग का फिल्म का, जिसमें सारी कैफियत बताई है इस फिल्म की। अगर आप वो नहीं देखते हैं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा फिल्म का बिहाइंड द सीन्स क्या ड्रामा चल रहा था। ये फिल्म बहुत ही कोहेसिव प्रोडक्ट लगता है देखते हुए। और अगर आपको मेकिंग की कहानी सुननी है, आई थिंक सुनंदन लेले सर का चैनल है, या तेंडल्या के ऑफिशियल चैनल पे ये एक इंटरव्यू आया था उनका। और कुछ दिनों पहले ही मेरे जो फ्रेंड्स हैं महाराष्ट्र भूमि चैनल के, उन्होंने भी एक बढ़िया इंटरव्यू किया है सुनंदन लेले सर के साथ। तो उन दोनों वीडियोस को जो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप जाके सुन सकते हैं। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, ऐसा कहीं भी नहीं लगता देखते हुए फिल्म कि ये एमेचर्स ने बनाई है, एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। क्योंकि आजकल तो जब मंझे हुए फिल्म मेकर्स की भी फिल्में देखते हैं तब भी उनकी फिल्मों में हमें गलतियां मिल जाती है। बट ये फिल्म जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत पॉलिश तरीके से बनाई है। VFX भी जो है इल्यूजन इथीरियल ने किए हैं, मेरे दोस्तों ने ही किए हैं, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने वो वर्क सेटअप किया है। जो फिल्म टीवी के स्क्रीन्स पे भी जो क्रोमा वगैरह किया होगा, या 1-2 VFX के शॉट्स भी जो आते हैं फिल्म के अंदर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से किए गए हैं। वो इल्यूजन कभी भी ब्रेक नहीं होता फिल्म का। वो हमें कहीं भी उसके लो प्रोडक्शन वैल्यू की वजह से वो हमें, इट नेवर टेक्स यू आउट ऑफ द फिल्म कि हम लोग एक फ़िल्म देख रहे हैं या हम लोग एक सस्ती फिल्म देख रहे हैं। ये कभी नहीं लगता देखते हुए, एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट आई वुड से। मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा इस फिल्म के क्रिएटर्स को, अगर उन तक ये रिव्यू पहुँचता है, जो कि मैं चाहूँगा कि पहुँचे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोग और फिल्में बनाएं ऐसी, और अच्छी फिल्में बनाएं। तो कुछ चीज़ें जो मुझे खटकी मैं वो बताना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग वॉज साउंड का जो इशू था वो तो काफ़ी एविडेंट था, क्योंकि जो एक्सेंट है जो भी कैरेक्टर्स हैं बहुत थिक है, और इतना फास्ट बोलते हैं वो कि कई बार जो है डायलॉग नहीं समझ आता है। या जब क्रिकेट ग्राउंड पे जब उनका कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं तो इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, एंड द डायलॉग्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो वहाँ पे या दो में से एक चीज़ हुआ हो सकती थी कि अगर परफॉर्मर्स को आप थोड़ा स्पेस दे देते कि तू एक डायलॉग बोल ले, उसके बाद तू एक डायलॉग बोल ले, एंड उसके बाद तू सामने से रेसिप्रोकेट कर। बट यहाँ पे वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि ये एकदम ही नेचुरल तरीके से शूट किया गया है। आई थिंक उन्होंने जैसे लोग बोल रहे थे उनको वैसे बोलने दिया, विच वॉज अ गुड थिंग। बट देन प्रॉब्लम ये हो गया कि आवाज़ें इतनी ओवरलैप हो रही है एक दूसरे के साथ में, और वो लोग इतना तेज़ बोल रहे हैं कि कुछ डायलॉग्स जो है बिल्कुल समझ नहीं आते हमको कि क्या बोल रहा है वो। कि लाइक वो पेंसिल बॉक्स वाला जो है सीन है, जो ट्रेलर का ओपनिंग सीन है आई थिंक, वो चीज़ मुझे
ट्रेलर में सबटाइटल्स पढ़ने के बाद समझ आई कि वो बोल रहा था कि मुझे पेंसिल बॉक्स नहीं चाहिए। ये एक गड़बड़ और हो गई फिल्म में कि उन्होंने विदाउट सबटाइटल वाली प्रिंट जो है थिएटर में रिलीज़ कर दी। एंड आई डोंट नो ये कैसे हो गया, क्योंकि ये फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो ऑब्वियसली उनकी फिल्म के सबटाइटल्स तो हुए होंगे। एंड आई थिंक उन्हें सबटाइटल्स के साथ प्रिंट को रिलीज़ करना चाहिए था। आई होप कि OTT पे जब वो रिलीज़ करेंगे तब सबटाइटल्स के साथ ही रिलीज़ करेंगे, क्योंकि जो नॉन मराठी ऑडियंस है या जो ग्रामीण एरिया से नहीं आता है उनके लिए ये एक्सेंट समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक दे शुड वर्क ऑन दैट। बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जो जिस तरह के टाइट बजट पे उन्होंने फिल्म बनाई है, आई गेस उनके पास ये लग्जरी नहीं थी कि बहुत बड़ा स्टूडियो बुक करे और वहाँ पे या बहुत वक्त दे सके, क्योंकि बेसिकली फिल्म मेकिंग में टाइम मीन्स मनी। जितना वक्त आप एक चीज़ पर स्पेंड करोगे उतना पैसा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि ये घर बार बेच के बनाई हुई फिल्म है, उनके पास वो लग्जरी नहीं थी कि वो बैठ के घंटों तक इसके साउंड को एडिट कर सके। बट जब ये लोग फ्यूचर में नेक्स्ट फिल्म जब बनाएंगे तो मैं चाहूँगा कि ये लोग इस फ्लॉ पर काम करें, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दूसरी एक चीज़ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी कि जो क्रिकेटिंग एंगल था, अब इसमें भी 2 प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा मेरे। फर्स्ट थिंग आई वुड से कि मुझे क्रिकेट वाला जो सबप्लॉट था उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था गजा से ज़्यादा, गजा का जो टीवी लेने वाला जो सबप्लॉट था उससे ज़्यादा, क्योंकि गजा वाली कहानी जो है वो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देख चुके हैं इससे पहले भी। फैंड्री में बेसिकली जो जीन्स खरीदने वाला जो सबप्लॉट था जिसमें वो भी कई सारे काम करता है पैसे जुटाने के लिए, दिस इज़ बेसिकली दैट। तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। हर किसी के स्ट्रगल की कहानी यही होती है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है और वो करने के लिए उसकी जो जर्नी होती है वही तो कहानी होती है। कहानी में कोई बहुत अलग तरीके नहीं होते हैं एक कहानी बताने के। बट जो क्रिकेट वाला पार्ट था वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो क्रिकेट वाली जर्नी जो थी वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि मैं उससे रिलेट भी कर सकता था। क्योंकि हमने बचपन में हम सब ने क्रिकेट तो खेला है, हमने कलर टीवी खरीदने की जंग तो नहीं लड़ी है, लेकिन हम में से हर किसी ने बचपन में क्रिकेट तो खेला ही मोस्टली। तो मुझे क्रिकेट वाली जो स्टोरी लाइन थी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। वहाँ के कैरेक्टर्स जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और जो होल कैरेक्टर आर्क था तेंडल्या का कि भाई बल्ले से कुछ नहीं होता, तुमको हाथ में अगर तुम्हारे सादी लकड़ी भी दे दिया तो भी आपको उससे रन बनाना आना चाहिए, ये जो आर्क था वो आई थिंक कहीं मिस हो गया जब फाइनली वो मैच स्टार्ट हो गई। क्योंकि तेंडल्या तो आ ही गया बैटिंग को ही, और आते के साथ ही उसने चौके छक्के मारना शुरू कर दिया। तो आई थॉट कि वो चीज़ थोड़ी ड्रामेटिकली आना चाहिए था फिल्म के अंदर। उसके बाद भी जब उनकी बैटिंग जो है बेसिकली फेल हो जाती है और वो इमीडिएटली बॉलिंग को भी आ जाता है, और ये बॉलिंग का एंगल जो है एस्टेब्लिश नहीं किया है प्रॉपरली। एक बार उसका मेंशन आता है कि तेंडल्या अच्छी गेंदबाजी भी कर लेता है, बट आई डोंट थिंक वो कभी उनकी टीम का लीड बॉलर था, ओपनिंग बॉलर था। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि इमीडिएटली उसे कैसे बॉलिंग करने को भेज दिया जाता है, या उनकी टीम का कैप्टन कौन है। आई डोंट थिंक कि तेंडल्या उनकी खुद की टीम का कैप्टन था, तो वो डिफैक्टो लीडर कब बन गया उसकी टीम का, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात, फिल्म में जब वो मैच चल रहा होता है एंड का, उसमें कभी भी एट एनी पॉइंट आपको नहीं पता चलता कि मैच एग्जैक्टली कौन सी स्टेज पे है, लाइक कितने रन्स हुए हैं, कितने विकेट गिर गए हैं, कितने ओवरों का मैच हो रहा है, कितने बॉल बचे हुए हैं। ये एक चीज जो है इस पे आई थिंक राइटर्स और डायरेक्टर्स काम कर सकते थे, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा देखते हुए कि लगान में जो है, अब लगान में तो क्रिकेट वो स्कोर बोर्ड भी था, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि उस चीज को कैसे लाए, क्योंकि ये तो गली का क्रिकेट है, इसमें तो स्कोर बोर्ड वगैरह ऑब्वियसली नहीं होगा, और ग्राफिक्स भी आप नहीं डाल सकते हो। ग्राफिक्स डाल दो तो वो चीज बहुत ही नकली लगती थी। तो आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक कोई कुछ क्रिएटिव तरीका ढूंढना चाहिए था जिससे ऑडियंस को पता चल सके कि भाई इतने विकेट गिर गए हैं, इतने बॉल्स हो गए हैं, इतने ओवर का फर्स्ट इनिंग होगा, तो हमें पता तो चले कि एग्जैक्टली कौन सी स्टेज पे है हम लोग। सिमिलरली जब चेस हो रहा है, जब ऑपोजिशन टीम जो है बैटिंग कर रही है, उस वक्त भी हमें पता ही नहीं होता कि अभी कितने बॉल बचे हुए हैं, कितने बॉल में कितने रन बनाने हैं,
वो एक दो बार मेंशन आता भी है, बट देन वो उतना इफेक्टिवली उस ड्रामा को नहीं क्रिएट कर पाए। और यहाँ पे जो है उनका इनएक्सपीरियंस दिखा मुझे, डायरेक्टर्स का, राइटर्स का, कि वो जो ड्रामा चाहिए था, वो जो एक्साइटमेंट चाहिए थी ना उस मैच की, वो समहाउ कहीं ना कहीं मिस हो गई। अगर इसमें आ जाती ना, लगान टाइप अगर ड्रामा बन जाता, तो फिर तो भाई साहब मजे ही आ जाते। तो वो एक चीज मुझे खटकी। एट नो पॉइंट वी अंडरस्टैंड कि कितने रन बनाने हैं, या सडनली कोई नया बैट्समैन आ जाता है बैटिंग करने के लिए एंड वी डोंट नो कि पिछला विकेट कब गिरा या कितने रन होने। हर बॉल जब गिरता है और कुछ ड्रामेटिक चीज़ जब होती है, तो हमें लगता है कि हाँ यार ये लास्ट बॉल है, एंड देन उसके बाद अगेन अगला ओवर गिर रहा है, अगला बैट्समैन आ रहा है, अगला विकेट गिर रहा है, एंड इट जस्ट कीप्स हैपनिंग 2-3 टाइम्स। और वो चीज़ मुझे थोड़ी खटकी कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि फिल्म ये मैच कौन से स्टेज पे है। उसे अगर थोड़ा टाइट कर सकते थे तो बहुत मज़ा आ सकता था, बट ये निटपिक्स है, ये फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट नहीं करते, क्योंकि फिल्म के जो कैरेक्टर्स है या उनकी जो टॉन्टिंग है एक दूसरे के साथ में, या जो खुन्नस है एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही मज़ेदार है। फुल क्रेडिट टू ऑल दी एक्टर्स, जो ही बढ़िया काम किया है उन्होंने। जो तेंडल्या का रोल किया है अमन कांबळे ने, या फिरोज शेख ने गजा का रोल किया है, ये जो बाकी के भी जो साइड कैरेक्टर्स है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। अनफॉर्चुनेटली मुझे उन सब लोगों के नाम नहीं याद है, क्योंकि सब लोगों के ही नाम बहुत ही अजीब थे। मुझे उनमें से बस वो इंजन वाला एक नाम पता है। और वो एक चीज़ मुझे और बढ़िया लगी कि वो जो बैंटर था उन लोगों में, कि काला बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि ए वेस्ट इंडीज़, चल वेस्ट इंडीज़ को निकल तू, उसको आउट करने के बाद। या एक बैट्समैन है वो बोलता है कि चल तेरे को मुंबई तक लेके जाता हूँ, और फिर वो भाग रहा है और वो बोल रहा है मुंबई, नागपुर, वो महाराष्ट्र की सारे हर सिटी का नाम ले रहा है भागते वक्त। तो वो जो परेशान करने का तरीका था, या जो रूल्स हमें नहीं पता होते थे बचपन में कि 5 रन आप भाग सकते हो या नहीं, या बैठे बैठे कैच पकड़ सकते हो या नहीं, वो चीज़ें जो है ना वो बहुत ही सही तरीके से आई है इस फिल्म के अंदर। और ये फिल्म मेकर्स, अगर उनमें से कोई सुन रहा है, फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल डिसहार्टन ना होए आप, कि फ़िलहाल क्लाइमेट ऐसा है कि फ़िल्म को स्क्रीन्स नहीं मिल पाए, और एक हफ्ते के बाद, अब तो मोस्टली बहुत कम स्क्रीन्स पे ये फिल्म चल रही है, बट जब भी ये फिल्म OTT पे आएगी, आई प्रॉमिस यू कि ये फिल्म रिकॉर्ड्स तोड़ेगी व्यूअरशिप के। क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्त हैं जिनको ये फिल्म सेकेंड टाइम देखनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वीक में जो ये फिल्म मोस्टली जब ऊपर चल ही नहीं रही है, तो हम लोग तो डेस्परेटली वेट करेंगे ये जब भी OTT पे आए तब उसे देखने की। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब भी ये OTT पे आएगी तो इसे एक मीटअप करके साथ में बैठ के हमें ये फिल्म देखनी है, हमारा बचपन फिर से जीना है। तो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स ऑफ तेंडल्या, सचिन जाधव, नचिकेत वाइकर, सुनंदन लेले, ऑल द कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस अमेजिंग फिल्म। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। और जो एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि मराठी में क्वालिटी फिल्म्स नहीं बनती है, आपने उसको पूरी तरह से नलीफाई कर दिया है। एंड आपने उस आर्ग्यूमेंट को भी नलीफाई कर दिया है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपको फिल्म मेकिंग सीखनी ही पड़ती है, आपको दुनिया भर का सिनेमा भी देखा हुआ होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म में एक डायलॉग आता है कि कहानी छोटी या बड़ी नहीं होती है, कहानी होती है, और वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको पिच पे टिके रहना होता है। ये चीज़ जो तेंदुलकर ने सिखाई है, वो स्ट्रगल करना जो तेंदुलकर ने सिखाया है, या जो ऑनेस्टी तेंदुलकर ने सिखाई है कि जब अंपायर आपको नॉट आउट भी दे दे बट आपको पता हो कि आप आउट थे, आपको वॉकआउट कर देना चाहिए। तो ये जो कमाल की चीज़ें फिल्म के थ्रू आई है, और जो इंस्पिरेशन आपने फिल्म के थ्रू मतलब पर्दे पर और पर्दे के पीछे भी हमें दी है, वो आई वुड से इज़ प्राइसलेस। और ये आपका सबसे बड़ा इनाम है। जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है, कोई भी ऐसा नहीं बोला होगा कि ये ख़राब फिल्म है या ये सब स्टैंडर्ड फिल्म है। ये फिल्म हर किसी को पसंद आई है। तो बिल्कुल इस फिल्म का सक्सेस जो है नंबर्स में गिनने वाली ये फिल्म ही नहीं है। ये वो फिल्म नहीं है जो आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पर इसे जज कर सकते हो। आपको इसे जज करना होगा उस एक्सपीरियंस पे जो आप ऑडियंस को देते हो,
और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही प्राइसलेस एक्सपीरियंस था। और ये सभी उन लोगों ने बोला है जिन्होंने फ़िल्म देखी है। आई डोंट नो कितने लोगों के रिस्पॉन्सेस आप तक पहुँचे हैं, बट मैं डेली बेसिस पर काफ़ी लोगों से बात करता हूँ जो फिल्मों का शौक़ रखते हैं, या सोशल मीडिया पर हर जगह पे इस फिल्म के चर्चे, हर जगह पे धूम है तेंडुल्या की। एंड आई कांट वेट टू वॉच दिस अमेजिंग फिल्म अगेन। अगर आपके आसपास कहीं चल रही है, डोंट मिस इट फॉर योर लाइफ। ये बोलता हूँ मैं आपको कि डोंट मिस इट फॉर योर लाइफ। जाइए अब बिल्कुल देखिए, आपका पैसा वसूल ना हो, आपके टिकट के पैसे मैं आपको UPI से पे करूँगा। तो बिल्कुल अगर आपके आसपास ये फिल्म लग रही है, बिल्कुल मत झिझकिए, जब तक चल रही है तब तक जाके देख लीजिए। It is an amazing film. It is an amazing experience, and I wish the team all the best. And I also want to congratulate them for making such an amazing film, for giving us such an amazing experience. तो यही था आज का पॉडकास्ट, यही था एक्स्ट्रा फिल्मी, यही थे स्पॉयलर्स पे चर्चा। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में आपको ये फिल्म कैसी लगी। ऑल्सो अगर आपके फिल्म की टीम में से किसी इंसान को, किन्हीं लोगों को अगर जानते हैं तो प्लीज़ उन तक ये पॉडकास्ट जो है पहुंचाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लोग जाने कि फ़िल्म लोगों को कितनी अच्छी लग रही है, उनके ऑडियंस को, और उनके ऑडियंस की क्या फीलिंग्स है इस फिल्म के टूवर्ड्स। तो प्लीज़ डू दैट एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो फैला दीजिए आग की तरह, शेयर कीजिए इसको, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मैं हूँ आपका होस्ट पवन, साइनिंग ऑफ।